सभी लोगों को नमस्कार। सोनमन क्लासेस के अंतर्गत साइबर क्राइम से संबंधित है हमारा वीडियो है। आज हम बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। अभी तक मैंने साइबर अपराध के प्रकार बताए हैं, कैसे कैसे साइबर अपराध हो रहे हैं और उनसे आपको कैसे बचना है। लेकिन आज की क्लास में हम बताएंगे साइबर क्राइम क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले आपके लिए हमारी टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें, बहुत से बचें। स्टॉप साइबर क्राइम एंड अवॉइड इट। स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज साइबर क्राइम। In general, cybercrime may be defined as any unlawful act where computer or communication device और computer network, ये तीन चीजें होनी चाहिए, is used to commit or facilitate the commission of crime। सामान्य तौर पर साइबर अपराध को कोई भी गैरकानूनी कार्य जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अपराध करने की सुविधा के लिए किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो मतलब नियम विरुद्ध है। अनलॉफुल का मतलब क्या है? नियम विरुद्ध है, जिसे हमारे संविधान के तहत मना किया गया है। ऐसे मान लीजिए, या जो जिससे लोगों का लॉस हो, तो अनलॉफुल एक्टिविटी। अब जैसे किसी के पैसे निकालने अनलॉफुल एक्टिविटी है, किसी का डेटा चुराना अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो अगर कोई अनलॉफुल एक्ट मतलब कार्य किया जाता है जो नियम विरुद्ध कार्य है, वो कंप्यूटर के माध्यम से, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से, या कंप्यूटर नेटवर्क क्या, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ जितनी भी डिवाइसेस हैं, तो एक नेटवर्क कहलाता है। जैसे ठीक है, इंटरनेट क्या है? सुनो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, ठीक है ना। तो जितना भी नेटवर्क हो उसके थ्रू अगर कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट किया जाता है तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है साइबर बुलिंग। ठीक है, ये आपकी पहला प्रकार। साइबर बुलिंग किसे कहा गया, मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम में साइबर बुलिंग क्या होता है। अ फॉर्म ऑफ हरेसमेंट ऑफ बुलिंग इन्फ्लिक्ट थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप। ये तीन माध्यम होते हैं जिनके थ्रू साइबर बुलिंग की जाती है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण के माध्यम से उत्पीड़न या धमकाने का रूप। साइबर बुलिंग क्या होता है? जैसे किसी ने फोन किया कि आज इतना रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हें फलानी तारीख को ये कर देंगे, या उन्होंने कहा तुम्हारे मेरे पास फोटो है, उसको मैं छेड़छाड़ करके, या ओरिजिनल है कैसी भी है, कि मैं आपको, मुझे इतना पैसा दे दो, नहीं तो मैं आपको ये फोटो वायरल कर दूंगा। तो धमकाने की जो प्रवृत्ति होती है ऑनलाइन, जो धमकाने का कार्यकलाप होता है, उसे हम लोग साइबर बुलिंग कहते हैं। अगला प्रकार है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? इससे पहले भी आपने पढ़ा साइबर बुलिंग। तो साइबर स्टॉकिंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय अ पर्सन टू फॉलो अ पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट अ पर्सन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ disinterest by such person or monitors the internet, email or any other form of electronic communication commits of the offense of stalking। समझाते हैं आपको। साइबर स्टॉकिंग एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति का पीछा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग है, या ऐसे व्यक्ति द्वारा अरुचि से के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना है, या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार किसी अन्य रूप की निगरानी करता है, पीछा करने का अपराध कहलाता है। मतलब ये है साइबर स्टॉकिंग में क्या है, जैसे क्या है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता और आप उसके फोन नंबर में बराबर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग हो गई। उसे बराबर मैसेज कर रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग हो गई। फेसबुक पर जाने अनजाने उसकी प्रोफाइल में घुसकर किसी न किसी माध्यम से उसके पर नजर रख रहे हैं, साइबर स्टॉकिंग हो गई। नॉर्मली बॉयज ऐसा करते हैं और शायद गर्ल्स भी करती हों, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये पद्धति है। लेकिन अगर इसी चीज का यूज जानकारी के लिए किसी की प्रोफाइल देखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसी चीज को अगर आप क्राइम के पर्पज से करने लगे, पता चला वहां से आपने फोटो ले ली और फोटो लेके वायरल शुरू, उस पर कोई जबरदस्ती उल्टे सीधे मैसेज भेज दिए, तो ये क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। तो साइबर स्टॉकिंग में आप लोग समझ गए होंगे कि किसी चीज का पीछा करना गलत उद्देश्य से, तो वो साइबर स्टॉकिंग हो गई। ऐसे तो आप किसी की प्रोफाइल देखते हैं, अगर आपको देखने को मिल जाती है, तो आप कई लोगों का देख सकते हैं, है ना। फेसबुक पे आप देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं कई लोगों को, तो वो साइबर स्टॉकिंग में नहीं आता, किसी चीज को जेन्युइन। लेकिन अगर आप एक क्राइम के पर्पज से या किसी को परेशान करने के पर्पज से इस काम को करते हैं, तो ये साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। साइबर का अगला प्रकार है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव मटेरियल, ठीक है, सीएसएम बोलते हैं शॉर्ट में। बाल अश्लीलता या बाल यौन शोषण सामग्री। चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव मटेरियल, सीएसएम refers to a material containing sexual image in any form of child who is abused or sexually exploited। Section 67B of IT Act states that it is punishable for publishing or transmitting of material depreciating children in sexually explicit act it's in electronic form। मतलब क्या है? चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल, ठीक है, सीएसएम का मतलब उस सामग्री है जिससे किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या यौन शोषण की किसी भी रूप में यौन छवि होती है। आईआईटी अधिनियम की धारा 67B में कहा गया है कि यह यौन रूप से स्पष्ट कार्य आदि बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंडनीय है। आप देखते हैं कई लोग क्या करते हैं, किसी सोशल साइट पे या किसी चैनल पे कुछ अश्लीलता फैलाने वाले फोटो डाल देते हैं, जिन्हें बच्चे वगैरह भी देखते हैं, है ना, उनकी उम्र कम है, समझ नहीं है, तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं तो ये गलत होती हैं, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं। बच्चे क्योंकि नासमझ होते हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है कौन सा कार्य उचित है अनुचित है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है
तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आ जाती हैं। और इस चीज को जो बढ़ावा देते हैं तो वो भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग इज व्हेन अ पर्सन बिल्ड्स एन ऑनलाइन रिलेशनशिप विद अ यंग पर्सन एंड ट्रिक्स और परसू हिम टू डू सेक्सुअल एक्ट। ग्रूमिंग, साइबर ग्रूमिंग क्या है, इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती हैं, जो शादी विवाह वगैरह होता है, उसके लिए इन पर संपर्क करते हैं लोग। आजकल ऑनलाइन प्रचलन में है दूल्हा दुल्हन ढूंढने का, मेल होता है वो फीमेल ढूंढता है, फीमेल होता है वो मेल को ढूंढता है। इस तरह से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है, उन पर ये साइबर क्राइम देखने को मिला है। इसमें क्या होता है, साइबर क्राइम तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संबंध बनाता है, उसे अंतर करने की बगलाता है, दवा डालता है। तो मतलब क्या होता है, नंबर वगैरह हो जाते, वहां से मिल जाते हैं, आपस में बातचीत चालू हो जाती है और फिर वो ऑनलाइन ही कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज करने के लिए कहते हैं और नॉर्मली लोग जो उसमें होस्ट हो बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि उधर सामने वाले ने आपका वीडियो बना लिया, अब बस जहाँ है उसका आपका वीडियो बना और वहीं वो बस आपको धमकाना शुरू कि आप ऐसा करिए, आप इतना रुपए दीजिए, नहीं तो ये मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा या ट्विटर पे डाल दूंगा या कहीं भी सोशल साइट पे फॉरवर्ड कर दूंगा। इस तरह से वो धमकाता है और पैसे की डिमांड करने लगता है। काफी प्रचलन में आया ये भी इस तरह का साइबर अपराध, तो साइबर ग्रूमिंग कहते हैं इसको। अन्य तरीका साइबर अपराध है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। आजकल आप देख रहे हैं बेरोजगारी काफी ज्यादा है और लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं उन्हें कहीं जाना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, बस घर बैठे बैठे उन्हें पैसे आना शुरू हो जाए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 50 लाइक कर दीजिए फेसबुक को, आपको 500 रुपए दे देंगे। पता चले 500 रुपए देने के चक्कर में उनने तो दिए नहीं, 50,000 उन्होंने ले लिए। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और होते ही नॉर्मली कई सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। तो क्योंकि मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि बिना मेहनत के कोई पैसे नहीं देता है। आज के दौर में आप किसी भी रोजगार धंधे में हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कौन बेवकूफ है जो तुम्हें बैठे बैठाए पैसा दे देगा। आज के माहौल को देखते हुए कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना नहीं चाहता है, मिट्टी तक तो फ्री में नहीं देना चाह रहा है और वो आपको रुपया दे देगा। रुपया तो छोड़ो, तो मिट्टी भी नहीं देना चाह रहा कोई, और कोई आपको ऐसे रुपया दे देगा। ठीक है ना, ज्यादातर क्या है, भोले वाले लोग इस तरह के फ्रॉड में शिकार हो जाते हैं। तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रॉड पीपल हु आर इन नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग देम ए फॉल्स होप प्रॉमिस ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट विद हायर वेजेस। क्या है कि उसमें वो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं जो अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो इसका शिकार हो जाते हैं। उन्हें ये लोग क्या करते हैं कि आपको इतना रुपया मिलेगा, हम आपको ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं नहीं करना है, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी कल्चर में आ गया है, तो उस कारण भी कई लोग ऑनलाइन शिकार हो गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड उन लोगों को धोखा देने का एक प्रयास है जिन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें उच्च मजदूरी के साथ बेहतर रोजगार की झूठी आशा वादा देकर। अब क्या करते हैं कि भाई ऐसा करिए, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो आपको इसमें मिल जाएगा पार्टिसिपेट। फिर 500 करा लिया, फिर कहेंगे ऐसा करिए आप 5,000 कर लिए तो आपको एक एक्स्ट्रा काम हम आपको दे रहे हैं जो 1 करोड़ 1 लाख का होगा। अब आपने 5,000 देकर वो 1 लाख के लालच में आपको इतने का फायदा हो जाएगा, 20,000 का 1 लाख 5,000 ले लिए और मिला आपको कुछ नहीं। तो इस तरह से ये लोग अपनी कोई ना कोई बात बनाते हुए ऑनलाइन जॉब फ्रॉड कर देते हैं। तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट ऑनलाइन यौन शोषण, इसे ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन कहते हैं, इंग्लिश में सेक्सटॉर्शन। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन अकर्स व्हेन समवन थ्रेटन्स टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट एंड सेंसिटिव मटेरियल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इफ ही या सी, दोनों ही हो सकते हैं, मेल फीमेल, डजंट प्रोवाइड इमेज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, सेक्सुअल फेवर्स और मनी। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति यौन प्रकृति, यौन ऐसा या धन की छवि प्रदान नहीं करने पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके निजी और संबंधित सामग्री वितरित करने की धमकी देता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऑनलाइन चैट या वीडियो चैट के माध्यम से आपत्तिजनक फोटो ले लेते हैं लोगों की, और फिर क्या करते हैं, जब आपत्तिजनक वीडियो बन जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसा करिए, आप 5,000 या 10,000 या 50,000 जो भी उनकी डिमांड है मांगते हैं, और लोगों से उससे कहते हैं कि भाई नहीं तो मैं ये आपको सोशल साइट पर भेज दूंगा। अब नतीजा ये होता है वो आपके फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया किसी वजह से। अब क्या हो रहा, वो कहता है कि मैंने ये वीडियो मैं डाल दूंगा। तो इसमें आदमी की छवि खराब होती है, आदमी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, हर पर्सन की अपनी ही समाज में वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू को क्षति पहुंचाने की धमकी देकर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस तरह का जो कार्यकलाप होता है वो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के खिलाफ आते हैं। तो ऐसे में कई लोगों ने काफी बड़े कदम भी उठा लिए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। ऐसे आपने न्यूज में खबरें सुनी होंगी कि कई महीनों से वो उसको परेशान हो रहा था इस वजह से। तो एक आध दो ऐसी न्यूज हमने भी न्यूज पेपर में पढ़ी है जहाँ पर लोगों ने सुसाइड तक कर ली है। तो ध्यान रखें कि जब भी आपके पास कोई वीडियो कॉलिंग आए, अननोन नंबर से कॉलिंग आए, तो सबसे पहले अपना कैमरा के ऊपर अंगूठा रख लीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। अगर वो नॉर्मल आदमी होगा, आपका परिचित होगा, तो कैमरे से हाथ हटा लीजिए, अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा बातचीत करने की। अगर आपका कैमरा बंद होगा तो आपकी कोई इमेज जाएगी नहीं। कई बार क्या होता है, वो वीडियो ले लेते हैं, उसी में क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, या जो फोटो होती है उसको टेम्पर कर देते हैं, उसमें इधर से लगाया कुछ, उधर से लगाया कुछ, और वैसी असली सी फोटो बनाकर, और बस ये लो तुम्हारी है, तुम्हारी छवि खराब करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बना दिया। भोले वाले लोग हैं जो थोड़ा कुछ होते हैं, सेंसिटिव टाइप के लोग, मान मर्यादा ज्यादा मानते हैं, तो इस वजह से उनके साथ ऐसा हो जाता है।
तो इस तरह का जो अपराध है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब है, आपने सुना होगा फिशिंग, फिशिंग करना, वैसे ही विशिंग, आप ये भी हो सकता है फिशिंग कह सकते हैं, विशिंग कह सकते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो इंग्लिश की। विशिंग, विशिंग इज एन अटेम्प्ट वेयर फ्रॉडस्टर ट्राई टू स्पीक पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कस्टमर आईडी, नेट बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी कार्ड, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, इट्स थ्रू द फोन कॉल। विशिंग, विशिंग में क्या होता है, विशिंग एक ऐसा प्रयास है जहाँ जालसाज एक फोन कॉल के माध्यम से, सॉरी ये फोन कॉल के माध्यम से होता है, इसे विशिंग बोलते हैं। फिशिंग क्या होती है, जब आपको कोई मेल किया जाए, मेल करके क्या करते हैं, उनने कोई एक लिंक भेज दिया, उसमें क्या एक फॉर्म खुला, फॉर्म मान लो लाइक एसबीआई की जो ऑफिशियल साइट है उसका पेज खुला, बिल्कुल, क्योंकि एसबीआई काफी फेमस है, तो फ्रॉडस्टर ने इसका भी एक फेक पेज बनाया है, तो बनाया है, नॉर्मली देखने में भी आता है, बिल्कुल वो होता है। तो आप जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी डालते हैं तो आपकी डिटेल फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है, वो व्यवस्था हो गई फिशिंग। और ये व्यवस्था है क्या फिशिंग, इसमें फिशिंग, फिशिंग में क्या है, फोन करके, ठीक है, इसमें कोई लिंक नहीं आएगा, इसमें फोन कॉल आएगा। फिशिंग एक ऐसा प्रयास है जहां जालसाज एक फोन कॉल के माध्यम से ग्राहक आईडी, नेट बैंकिंग, पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी कार्ड की समाप्ति तिथि आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा हो कई बार, नॉर्मली मुझे तो नहीं लगता हिंदुस्तान का कोई आदमी अब बचा होगा जिसके पास इस तरह की कॉल ना आई हो। मेरे पास भी 2-4 बार आई है, मेरे परिचितों के पास भी आई है, और शायद सभी के पास आई है कि हेलो आपका एटीएम की वैलिडिटी खत्म हो रही है। मेरे पास एक आया था बहुत पहले, आपकी एटीएम की वैलिडिटी हो गई, खत्म हो गई। मैंने क्यों भैया, क्यों खत्म हो गई, 4 बजे बाद आपका एटीएम बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाने दो बंद। मेरे उससे हॉट टॉक भी हो गई। मैंने कहा पगला गए हो का, ऐसे कैसे हो सकता है, बंद हो जाएगी, बैंक हमको सूचित करेगी। तो कहता आप ऐसा करिए, आपको मैं चालू कर दूंगा ऑनलाइन। मैंने कहा रहने दे, मैं अपना बैंक देख लूंगा, बगल में मेरे बैंक है, इत्तेफाक से मेरे घर के पास ही बैंक थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं चेक कर लूंगा। फिर मैंने एक दिन बाद वहां जाकर पता किया तो ऐसा कुछ नहीं था। तो कुल मिलाकर उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी, उस समय इतना साइबर क्राइम नहीं था जब मेरे पास 5-6 साल हो गए उस समय जब इस तरह का फोन आया था। तो इसमें क्या होता है, ये लोग ऐसे ही मिसगाइड करके, मिसगाइड का मतलब ये है कहीं आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, कहीं केवाईसी करा लो, कहीं कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ मिसगाइड करके अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आपका ये सारी डिटेल प्राप्त करके पैसे उड़ा दिए। तो इस प्रक्रिया को फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग में क्या करेंगे ये लोग, फिशिंग में क्या करेंगे लोग, लिंक भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे आपकी डेटा उधर जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला साइबर का जो फ्रॉड है वो क्या है, सेक्सटिंग। इसको नाम दिया गया सेक्सटिंग। सेक्सटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिजिटल इमेजेस, वीडियोज, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स यूजुअली बाय सेल फोन। सेक्स आमतौर पर सेल फोन द्वारा यौन रूप से स्पष्ट डिजिटल वीडियो, टेक्स्ट, संदेश, ईमेल भेजने का कार्य है। इसमें भी क्या है, मोबाइल पर जो अश्लील सामग्री आती है वो किसी भी माध्यम से आ सकती है, ठीक है, डिजिटल इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज होते हैं, इसे सेक्सटिंग कहते हैं। ये भी एक अपराध में ही आती है, मतलब सोशल साइट पर इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी करना ये सेक्सटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार है साइबर का एसएमएस करना, इंग्लिश में एसएमएसिंग, ठीक है। इसमें क्या है, एसएमएसिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूजेस मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज टू लुर विक्टिम्स इनटू कॉलिंग बैक ऑन ए फ्रॉडुलेंट फोन नंबर, विजिटिंग फ्रॉडुलेंट वेबसाइट और डाउनलोडिंग मैलिशियस कंटेंट वाया फोन और वेब। स्मिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जो पीड़ितों को धोखाधड़ी वाले फोन नंबर पर कॉल करने, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर जाने या फोन या वेब के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण सामग्री डाउनलोड करने के लिए, लुभाने के लिए मोबाइल फोन टेक्स्ट संदेशों को उपयोग करती है। इसमें क्या होता है, एसएमएस में ये एसएमएस करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है उसमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं। और उसमें क्या होता है कि कुछ भी कह सकते हैं कि वहाँ फलानी सेल लगी है, बचाइए 5,000 रुपए, ठीक है ना, और उस पर आपने भरोसा करके उसमें रजिस्टर करने के लिए लिंक कीजिए, इस तरह से उसमें लिंक लिखा होगा, लिंक पे क्लिक किया, पता चला आपका मोबाइल हैक हो गया, या उसमें कुछ डिटेल मांगी और आपने दी, आपकी तो क्या डिटेल वहाँ चली गई कार्ड से संबंधित। तो इस तरह से एसएमएस के माध्यम से करते हैं, इसे एसएमएसिंग करना कहते हैं। और इस तरह के फ्रॉड को एसएमएसिंग फ्रॉड कहते हैं। अगला टाइप है सिम स्वैप स्कैम। सिम स्वैप स्कैम मतलब सिमों की अदला बदली हो जाती है, इसमें सिमों की अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली का मतलब ये है कि आपकी जो सिम चल रही है उसे बंद करके दूसरे सिम जारी करा लेते हैं। और काफी फेमस रहा है ये सिम। पब्लिक को या मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसे पता ही नहीं होता था पीड़ित को कि ऐसा कुछ हो गया, मेरी सिम बदल गई है, बाद में पता चलता था जब ये सब हो चुका होता था। देखते क्या है सिम स्वैप स्कैम अकर्स व्हेन फ्रॉडस्टर मैनेज टू गेट अ न्यू सिम कार्ड इश्यूड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्या करते हैं फ्रॉडस्टर जो होते हैं, इतनी लाइन से मैं बता दूं, ये क्या करते हैं, जो सिम होती है, सिम को क्या करते हैं, जो आपकी रजिस्टर्ड सिम है वो आपकी रजिस्टर्ड सिम बंद करा के एक नई सिम रजिस्टर्ड करा देते हैं, ठीक है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। अगेंस्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉडल्टी थ्रू द मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे मान लो एयरटेल का ले रखा, किसी ने वोडाफोन का ले रखा, किसी ने आइडिया का ले रखा, आइडिया तो हाल फिलहाल बंद हो गई है, या किसी ने जियो का ले रखा, वो क्या कहे कि मतलब वो कंप्लेन करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, हेलो मेरा मोबाइल गिर गया है, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कीजिए मेरा नया सिम जारी कर दीजिए। तो उधर जो बैठा होता है वो कहता है कि भैया आपने आईडी बताइए, हम कैसे भरोसा करें। अब क्या इत्तेफाक से उस फ्रॉड के पास आपकी सारी डिटेल होती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गांव, आपका मोहल्ला, इतना ही तो पूछता था। मैंने 1-2 बार सिम अपना पोर्ट कराया है, या लोगों से मैंने एक बार मैंने भी अपना सिम बंद कराया था किसी परिस्थितियों में, तो नई सिम में मुझे आवश्यकता पड़ गई थी, मेरा बंद हो गया था, तो उसने इतनी चीजें पूछी और उसने मान लिया मैं ओरिजिनल हूँ। अब मान ली यही जानकारी किसी और व्यक्ति के पास हो,
इसका ये नाम है बंदे का, इसके पिता का नाम ये है, इसका गांव ये है, इसका मोहल्ला ये है और इसका पिन कोड ये है। नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ छुपती तो है नहीं किसी गांव का। मान लो कोई मथुरा का रहने वाला है या आगरा का रहने वाला है, तो वहाँ का पिन कोड, आगरा के उस क्षेत्र का पिन कोड उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों को मालूम होगा। तो इन चीज़ों से वो अपने ओरिजिनल मान लेते थे। तो उसी के माध्यम से वो सिम बंद की और उसने नई सिम चालू करा ली। अब पता चले जो मैसेज आपके रजिस्टर्ड थे या बैंक से आने वाले थे वो उस नंबर पर जाना शुरू हो गया, आपके मोबाइल में सिम बंद पड़ी है। आपको पता चला 3 दिन बाद, तब तक तो उन्होंने आपका सारा पैसा निकाल दिया। तो ये होता है सिम स्वैप। आप थोड़ा सा इसे बता देते हैं जल्दी से। विद द हेल्प ऑफ द न्यू सिम कार्ड दे गेट वन टाइम पासवर्ड और OTP ले लेते हैं उससे and alerts required for making financial transaction through victim bank account. Getting a new SIM card against a registered mobile number fraudulently is known as SIM swap. तो सिम बदलने की व्यवस्था क्या कहते हैं? सिम स्वैप कहते हैं। सिम स्वैप घोटाला होता है जब धोखेबाज मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से एक पंजीकृत मोबाइल नंबर के खिलाफ धोखाधड़ी से नया सिम कार्ड प्राप्त करने का प्रबंध करते हैं। इस नए सिम कार्ड की मदद से उन्हें पीड़ित के बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड, OTP और अलर्ट मिलते हैं। एक पंजीकृत मोबाइल नंबर के खिलाफ धोखाधड़ी से एक नया सिम कार्ड प्राप्त करना सिम स्वैप के रूप में जाना जाता है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरह से समझा दिया, यहाँ पढ़कर भी और वैसे भी समझाने का प्रयास किया कि मतलब सिमों का बदल देते हैं। बदल क्या देते हैं? जिसका रजिस्टर्ड सिम है तो वही सिम वो अन्य नंबर से जारी करा लेते हैं, नंबर वही रहता है और दूसरी सिम जारी करा लेते हैं, सिम स्वैप हो जाता है। तो ये भी साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आता है। इसके बाद है डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। दो तरह के कार्ड होते हैं हमारे, डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जो ATM से पैसा निकालता है, मतलब पहले से पैसा होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है? पैसा जो आपका जमा है वही निकलेगा। क्रेडिट कार्ड में क्या है? आपके खाते में कोई पैसा जमा नहीं है, ये आपको उधार देंगे। जो उधार पैसा होता है, या मान लो उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड में 50,000 बना तो 50,000 रुपये आप खर्च कर सकते हो, जैसे बाद में भर सकते हो। तो यही अंतर होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, बाकी कोई अंतर नहीं होता। दोनों प्लास्टिक होते हैं और दोनों में एक ही तरह की व्यवस्था होती है। उस पर एक ब्लैक पट्टी लगी रहती है, ठीक है, उसी के माध्यम से आपका पहचान होती है और आप उसको यूज कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड इन्वॉल्व्स एन अथॉराइज्ड यूज ऑफ अनदर्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और विथड्रॉइंग फंड्स फ्रॉम इट। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी में किसी अन्य के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी का अनाधिकृत उपयोग, खरीद या उससे धन निकालने के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसमें क्या होता है? जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, पहले क्या होता था, जिसके पास, अब तो सुधार कर दिया बैंक ने, अब OTP आने लगा। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो मोस्टली आपके पास OTP आ रहा है मोबाइल पे। अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं, उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो वो पैसे नहीं निकालेंगे। लेकिन कुछ समय पहले क्या था कि अगर आपके पास कार्ड का वो 16 अंक का जो नंबर है वो है, उस पर किसके नाम रजिस्टर्ड है वो नाम है, और पीछे एक नंबर होता है 3 डिजिट का, ठीक है, बाकी तो ढका रहता है, तो 3 डिजिट का खुला रहता है। कभी 127, कभी 248, कभी 354, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से वो नंबर CVV नंबर होता है, तो उनका यूज करके आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको किसी का कार्ड मिल गया या कहीं से उसने डिटेल चुरा ली और पैसे निकाल दिए, तो ये भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंतर्गत आता था। अगला है प्रतिरूपण और पहचान की चोरी, इंग्लिश में इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब किसी की पहचान की चोरी करके पैसे निकाल देना। मतलब जैसे आजकल डिजिटल साइन चले, डिजिटल साइन आप लोगों ने सुना होगा, मतलब जो डिजिटल साइन है, ऐसे अगर जैसे ये किसी के साइन है, नॉर्मली मैंने रफली बना दिया, किसी का भी है, ठीक है। अब ये साइन डिजिटल साइन है, कागज में लगा, अब इसी डिजिटल सिग्नेचर की चोरी हो जाए, इस तरह के सिग्नेचर की, अब बैंक वाले तो इसको मानते हैं। अब उन्होंने देखा चलो डिजिटल सिग्नेचर है, इसको चोरी अब है, वो ये किसी सुरेश का या रमेश का है, और उन्होंने कहा ठीक है मैं रमेश हूं, बन के पहुंच गए, ये साइन उन्होंने डिजिटली साइन लगाए और उससे पैसे निकाल लिए। तो इसमें क्या होता है, ये लोग पहचान की चोरी करके पैसे निकाल देते हैं। तो इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेकिंग यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन। अब किसी की लॉगिन ID पासवर्ड पता चल गए किसी इंटरनेट बैंकिंग के, तो पैसे निकाले जा सकते हैं। अब तो क्या, लॉगिन ID और पासवर्ड पता होने पर भी OTP आ रहा मोबाइल पे, तो जिसका पास मोबाइल होगा और उस पर OTP मोबाइल पे जाएगा, तब पहचान होगी कि हाँ ये बंदा ओरिजिनल है। पहले ऐसा नहीं था। SBI की भी आप पुरानी इंटरनेट बैंकिंग जो लोग यूज करते रहे हैं उन्हें याद होगा कि अगर उन्होंने लॉगिन ID और पासवर्ड डाला तो डायरेक्ट एंटर हो जाते थे। जब वो उसमें एंटर हो जाते तो उससे पैसा ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अब जो नई व्यवस्था में देखने को मिल रही है उसमें क्या है, आप लॉगिन ID डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर आपके पास एक OTP आएगा, और OTP आने के बाद जब OTP आप करेंगे तब आपको बैंक में अंदर एंटर करने देगा। अब किसी साइबर फ्रॉड को आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल गया, बात खत्म, उसी से उन्हें पैसे निकाल दिए। पहले जो इंटरनेट बैंकिंग व्यवस्था थी SBI की, लेकिन अब तो OTP दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये फेल हो जाएगी। प्रतिरूपण पहचान की चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हासिल कर लेना, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। AEPS के माध्यम से पैसा निकलता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, बायोमीट्रिक जो होता है, जो थंब इंप्रेशन होते हैं, जब आप आधार बनवाते हैं तो आपके 10 उंगलियों के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, थंब इंप्रेशन ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके माध्यम से पैसा निकले हैं, कई सारे लोगों के निकल जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, पहचान की चोरी ही तो है, और उन्हें कहीं ना कहीं से आपका फिंगरप्रिंट हासिल कर लिया और उसी के माध्यम से पैसा निकाल दिया। तो ये फ्रॉडों ने क्या किया, उनकी पहचान चोरी करी। तो इस तरह के जितने भी फ्रॉड हैं तो उसे इस तरह के अपराध में लेकर आते हैं, इम्पर्सनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट में रखते हैं। ये भी साइबर का एक प्रकार है। और साइबर क्या है, फिशिंग। मैं वहां कंफ्यूज था, विशिंग और फिशिंग में कंफ्यूज था, हमारा भी कंफ्यूजन कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार चीजें
कंफ्यूजन हो जाता है, नॉर्मली किसी को भी हो सकता है, वही मेरे साथ था। वहाँ विशिंग था, विशिंग में क्या था कि फोन कॉल का यूज किया गया था। और फिशिंग में क्या है, इसमें बताते हैं, फिशिंग इज ए टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स स्टीलिंग पर्सन इन्फॉर्मेशन सच एज कस्टमर आईडी, आई पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर। इट्स थ्रू ईमेल्स दैट अपीयर टू यू बी फॉर्म इन लेजिटिमेट सोर्स। एक बार हिंदी में बता दें, किसी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें वैध स्रोत से प्रतीत होने वाले ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी जैसे ग्राहक आईडी, आई पिन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी नंबर आदि की चोरी करना शामिल है। मतलब क्या है, इसमें आपको फोन कॉल नहीं आएगी, इसमें आपको मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकते हैं या अन्य जो भी माध्यम उन पर किसी माध्यम से मैसेज आ सकते हैं। और उसमें क्या उन्होंने एक लिंक वगैरह बना के भेज दिया, ईमेल के माध्यम से लिखा है, इसमें ईमेल लिख रखा है, ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी जुटा लेते हैं। कैसे, उन्होंने एक फॉर्म भेजा कि हेलो आपको अगर रोजगार चाहिए, ठीक है ना, और रोजगार में आपको ऐसे ऐसे हम रोजगार देंगे, आप अपनी अपनी फॉर्म भरकर भेजिए तो आपको संबंधित नंबर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको हम रोजगार देंगे। अब पता चला उन्होंने उसमें पिता का नाम, माँ का नाम, मोहल्ला, गांव, विलेज, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि सब चीजें उन्होंने कलेक्ट कर ली। आपकी सारी डिटेल चली गई उनके पास, और बस उसी का यूज करके उन्होंने आपके साथ साइबर फ्रॉड कर दिया। तो ये फिशिंग के अंतर्गत आता है। कई सारे लोग क्या है, मैं बता दूं नोट, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है वो। जैसे आपने देखा, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि लोगों की आखिर मेल आईडी हैक कैसे हो जाती है, क्योंकि मेल आईडी तो उसे पता है और मोबाइल नंबर वगैरह, उसकी मेल आईडी हैक कैसे हो जाती है। तो कई दिन सोचने के बाद मुझे ये आंसर मिला कि हम जैसे हमारा डाटा लीक हो जाए, तो अब जैसे हमने कहीं डाटा दे रखा है, किसी बैंक में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन हमने दे रखा है, अब वहाँ हमने मेल आईडी अपनी जो भी है डाल दी, ramesh@gmail.com मान लिया, और उसमें क्या हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है जो भी है हमारा। तो साइबर अपराधी क्या करते हैं, जैसे ये मेल आईडी उनके पास डाटा लीक हो गया तो उनके पास मोबाइल नंबर भी है, मेल आईडी भी है। अब उन्होंने क्या किया, जो मेल आईडी तो है ही उनके पास आपकी, अब वो मेल आईडी डाली, उसके बाद मोबाइल नंबर भी वहीं कॉलम में लिखा हुआ मोबाइल नंबर उसमें डाला और इत्तेफाक से वो खुल गई। मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या है, ज्यादा समझदार लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, या वो सरलता के लिए, समझदार तो नहीं कहेंगे, मतलब सरलता के लिए। आदमी क्या है ना, हर किसी का ये नेचर है कि मतलब कुछ ऐसा पासवर्ड रखें जो हमें नॉर्मली याद रहे, जबकि पासवर्ड हमें टफ रखना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। अगर आवश्यकता पड़ जाए, कोई हमें मार पीट के पूछे भी तो हमें याद ना है, लेकिन हाँ खुद को तो पता होना चाहिए, वो तो अलग चीज हो जाएगी। मैं मजाक के लहजे में कह रहा हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बना दिया अपनी जीमेल का, और डेटा लीक हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लीक हो गया। मान लो 500 लोगों ने आवेदन किया था कि मुझे ऐसे जॉब चाहिए, तो वहाँ का डेटा लीक हो गया, साइबर अपराधियों के पास पड़ गया। अब उसमें क्या है, उसमें सारी डिटेल है, माँ का नाम, पिता का नाम, हर चीज है, आपकी मेल आईडी भी, आपका मोबाइल नंबर भी है। आप साइबर अपराधी ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो एक ट्राई ये भी खेल लेते हैं, मेल आईडी है आपकी और उसमें मोबाइल नंबर है, दोनों को डाला गूगल जीमेल में जाके, और मोबाइल नंबर भी पासवर्ड था, खुल गई। तो उनके पास क्या है, आपकी मेल आईडी का एक्सेस मिल गया। तो इस तरह से मेल आईडी उन्होंने एक्सेस कर दी। तो बताना चाहूंगा, जो लोग अपनी मेल आईडी का पासवर्ड मोबाइल नंबर रखे हैं, तत्काल बदलिए, आपकी मेल आईडी कभी भी हैक हो सकती है। स्पैमिंग, अच्छा अब स्पैमिंग क्या है, स्पैमिंग के बारे में बता दें, टॉपिक से भटक गया था, वापस आते हैं। स्पैमिंग ऑकर्स व्हेन समवन रिसीव्स एन अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज सेंट वाया ईमेल, एसएमएस, एमएमएस एंड एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया। They may try to persuade the recipient to buy a product or service or visit a website where he can make purchase, or they may attempt to trick him her into revealing bank account और credit card detail। थोड़ा बड़ा हो गया, फिर से एक बार देखते। स्पैमिंग तब होती है जब किसी को ईमेल, एसएमएस या एमएमएस और किसी अन्य सामान इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया के माध्यम से भेजे गए अवांछित वाणिज्यिक संदेश प्राप्त होते हैं। वे किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्राप्तकर्ता को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां वह खरीदारी कर सकता है, या वे बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड के विवरण प्रकट करने के लिए उसे धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपकी मेल पे है, मान लो आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट पे गए, आपको कोई चीज पसंद आ गया, आपने कहा चलिए JBL के स्पीकर मुझे खरीदना है, आपने सर्च किया, JBL का स्पीकर सर्च किया, ठीक है ना। अब जब आपने सर्च किया तो आपकी मेल आईडी से लॉगिन है। तो कई बार क्या होता है, कई साइटें जो होती हैं, तो आप देखेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट पे या जीमेल पे आप सर्च करें JBL के स्पीकर, तो आप क्या यूट्यूब भी चलाएंगे तो उसमें JBL के स्पीकर दिखाएगा, इतने के खरीदे। क्या है, उनने उस चीज को उससे लिंक कर दिया साइटों ने, ठीक है। वैसे ही अब क्या, ये लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो आपका जो मेल आईडी है उसे भेजना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा करिए, JBL का स्पीकर ले लीजिए, इसमें आपको 2000 रुपए की छूट है, इस तरह से, ठीक है। एक लिंक भेज दिया, 2000 रुपए की छूट है। मान लो 5000 का स्पीकर आ रहा, अब रियल कीमत उसकी 5000 है, अगर बाहर से भी ले रहे हैं तो आपको 4500 का मिल रहा। अब उन्होंने क्या किया, 2000 की छूट बता के आपने कहा 3000 का मिल जाएगा मुझको, 2000 छूट है। तो आप वहाँ लालच में आ गए, या उन्होंने कहा 2500 की छूट है, उनको 2500 का ही मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। उस लिंक पर क्लिक किया, उन्होंने कहा प्लीज एंटर सम डिटेल, और उन्होंने क्या, उसी डिटेल के माध्यम से आपसे जानकारी जुटा ली, आपकी मेल आईडी जुटा लिया, आपका मोबाइल नंबर जुटा लिया, और जो भी चीजें हैं, पिता का नाम, माता का नाम, और भी XYZ उन्होंने दिया, वो सब जुटा लिए, और आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं।